नमस्कार विद्यार्थियों, सागर जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, विशेष प्रचलित एक टॉपिक है जीवाणुओं से होने वाले रोग, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो आज हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। कुछ ट्रिक हमने बनाई हैं, कुछ ट्रिक के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम उनको याद किया जा सकता है। सारे जो प्रमुख जीवाणु जनित रोग हैं उनको कैसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। साथ साथ हम देखेंगे कि उन सारे रोगों के लिए कौन से जीवाणु जिम्मेदार होते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है जीवाणु जनित मानव रोग। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे ग्रुप में शेयर करें। मतलब जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो संभवतः हर किसी मनुष्य को होनी चाहिए। इससे हमें अपने आसपास की चीज़ों का थोड़ा सा अनुभव रहेगा, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मतलब हम अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ स्टाइल को एक स्वस्थ तरीके से कैसे जी सकते हैं, तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एंड जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके तो रामबाण साबित ही होती हैं सारी चीज़ें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हम ये टॉपिक। तो पहले हम देखेंगे कि जीवाणु होते क्या हैं। जीवाणु एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। एक कोशिका होती है, सिंगल कोशिका। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, हमारी नेकेड आइज से, मतलब नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। कुछ जैसे आप दाहिनी साइड में फ़ोटो देख पा रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ जीवाणु का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, कुछ उसमें से हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। जैसे अगर हम लाभदायक जीवाणुओं की बात करें तो लैक्टोबैसिलस होता है, जो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है, वो एक लाभदायक बैक्टीरिया है। हानिकारक जीवाणुओं की बात करें तो आगे चल के जितने भी हम रोग पढ़ेंगे सारे हानिकारक ही होते हैं। एंड इस जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि अगर हमें जीवाणुओं का अध्ययन करना है तो बैक्टीरियोलॉजी के डिवीज़न में हमें जाना पड़ेगा, उसमें डीप में इसका स्टडी करनी पड़ेगी। तो जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ये हमें याद रखना है। प्रश्न कई बार इससे भी बनता है कि जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या इसका उल्टा बैक्टीरियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। जीवाणु जनित रोगों को याद करने की एक ट्रिक हमने बनाई है, जो कि आप इसको सही तरीके से एक बार याद कर लेंगे। डिकोड करना, किसी भी ट्रिक को डिकोड करना एक महत्वपूर्ण इसका हिस्सा होता है कि अगर जो ट्रिक हमने बनाई है उसको कैसे डिकोड करना है, वो भी आपको आना चाहिए। तो हमारी जो ट्रिक है उसको हमने कुछ इस टाइप से लिखा है। टीना तुम्हें टिफ़िन पूरा पैक करके चांदनी दे देगी, लेकिन वापस आना। ये इसका ट्रिक है। अब हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि हमने कैसे इसको डिकोड किया है। जैसा कि हमें सबको पता है, टी से हमारा जो पहले वाला अक्षर होता है, पहला अक्षर ही हर एक शब्द का उसमें हम प्रयोग करेंगे ट्रिक के लिए। तो टी से हमने इसको लिखा है, हिंदी में लिखा है टी से टीबी। तो टी से आपको याद रखना है टीबी। इसी प्रकार और भी सारी चीज़ें हमें डिकोड करनी है। टी से टीबी हो गया, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। तुम्हें में भी टी आ रहा है तो इसको हम टाइफाइड कहते हैं। टिफ़िन में भी टी आ रहा है तो इसको हम टिटनेस हमने लिखा है। पूरा से पी, पूरा का पी हमने कंसीडर किया है, जहाँ से हमने न्यूमोनिया लिखा है। पैक से प्लेग, पैक का भी पी और प्लेग का भी पी। चांदनी का सी, उस पर कॉलरा हो गया। दूसरा हो गया आपका देगी, देगी का डी, उसको हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हमने लिखा है। फिर लेकिन से एल हमने लिया है, जिसको हमने लेप्रोसी कहा है। लेप्रोसी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। वापस से डब्ल्यू लिया है, जिसका वूपिंग कफ, मतलब काली खांसी इसको कहा जाता है। आना से एंथ्राक्स लिया है, ए से आना और एंथ्राक्स। तो इस प्रकार हमने इस सारे पूरे ट्रिक को डिकोड करके आपको बता दिया है। अब सब आशा है कि आप इसको ऐसे ही याद करेंगे। अब देखते हैं
अगली स्लाइड पे थोड़ा सा इनको हमने ऐसे लिखा है कि इनका हमें थोड़ी सी डिटेल जानकारी भी हो, मतलब कि सिर्फ ऊपर से पढ़ लेने से काम नहीं बनता है। कई बार इनसे पूछ लेता है कि टीबी में कौन से अंग प्रभावित, टीबी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करती है, या टीबी मुख्यतः कैसे फैलती है। तो इस प्रकार इस वाले अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमारे जो क्वेश्चन है वो जो हमारा डिटेल कंटेंट है वो कुछ इस प्रकार है कि हमें आगे इन सब चीज़ों को की जानकारी मिले थोड़ा सा विस्तृत। तो सबसे पहला हम देखते हैं टीबी। टीबी को जैसे कि हमने पहले भी पिछली स्लाइड में देखा, इसका ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। एंड जो बैक्टीरिया होता है टीबी के रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको याद रखना है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक ये डिजीज़ है जो कई बार एग्ज़ाम्स में आती है। एक सेकेंड। जो बैक्टीरिया है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको ध्यान में रखना है। मुख्यतः अंग कौन सा प्रभावित होता है टीबी से? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। शुरुआत फेफड़ों से होती है, इसके बाद धीरे धीरे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके फेफड़े हो गए, फिर ट्रैकिया हो गया जिसको विंड पाइप कहते हैं, फिर इसके बाद अपर एयरवे हो गया, ये सारे अंग धीरे धीरे प्रभावित होने लगते हैं। फेफड़ों के अंदर भी हमारी एल्वलाई हो गया जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज मेनली होता है, मीन्स कि हवा का आदान प्रदान, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है और लंग्स से जो ऑक्सीजन आ चुकी होती है एनवायरनमेंट से वो ब्लड में डिज़ोल्व होती है। तो ये सारे इस बेसिकली उसको एल्वलाई कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में वायुकोश। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लंग्स प्रभावित होंगे तो वो सारी चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं। इसका जो ये मुख्यतः हवा से फैलता है, मीन्स कि अगर कोई इंसान टीबी से ग्रसित है और आपके समक्ष है या आपके आसपास है तो उस सराउंड में भी बैक्टीरिया पाए जाने की पूर्णतः संभावना होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो इंसान ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहा है उसको हमेशा फेस मास्क लगा के रखना है। एवरी टाइम वो फेस अपना मास्क लगा के रखे, जैसा कि अभी कोविड के कुछ दिन पहले हमने कोविड में ये प्रिकॉशंस लिया था। तो फेस मास्क हमेशा उसको लगा के रखना है ताकि वो और लोगों को इससे प्रभावित ना करे। अब बात करते हैं दूसरा, टाइफाइड। एक बहुत ही प्रचलित बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड क्या करता है मेनली, टाइफाइड का जो कारक जीव है उसको, बैक्टीरिया है उसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। इससे मेनली आंत और लिम्फाटिक तंत्र प्रभावित होता है। यह भी जल के माध्यम से, खाद्य पदार्थों के माध्यम से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, संक्रमित व्यक्ति अगर कोई है तो उसके संपर्क में अगर आना है तो उससे भी हो जाता है। कई बार मिट्टी में भी साल्मोनेला टाइफी पाया जाता है, तो अगर हम ज़मीन पे नंगे पाँव चल रहे हैं तो वहाँ से भी चांसेस हैं इसके इन्फेक्शन के। थर्ड वन है हैजा। हैजा को कोलेरा भी कहते हैं। इसका जो कारक है वो वाइब्रियो कोलेरा होता है। ये सबसे मेन चीज़ है, आंत को प्रभावित करता है और इसका भी संक्रमण उपर्युक्त सारी माध्यमों से पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया भी एक फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी होती है इंसानों में, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम होता है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मेनली ये दो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से न्यूमोनिया हो सकता है। प्रभावित अंग सबसे पहले फेफड़ा प्रभावित होगा, और फेफड़ा प्रभावित होने के साथ साथ अगर इलाज सही समय पर नहीं होता है तो इससे पूरा श्वसन तंत्र और फिर पेशेंट की मौत, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। इसलिए इन सब बीमारियों का इलाज सही समय पर बहुत ज़रूरी है। इसका भी हवा से संक्रमण सीधा होता है, मुख्यतः हवा होता है, फिर इसके बाद भोजन पानी मरीज़ के संपर्क में आ गए तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे हम देखते हैं लिप्रोसी। लिप्रोसी मुख्यतः ऐसा रोग है जिसको पहले मतलब आज से करीब अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे तो इसको बहुत ही एक छुआछूत की बीमारी मानी जाती थी। हाँ, कह सकते हैं छुआछूत, मतलब कि लोग इसका संक्रमण भी कुछ इसी तरीके का है। सीधे आप अगर किसी जो व्यक्ति संक्रमित है उसके पास अगर गए तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हैं। इसका जो मुख्य कारक बैक्टीरिया है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लैप्री, ये इसका बैक्टीरिया है जिससे ये फैलता है।
प्रभावित अंग जो इसका है वो त्वचा होता है। त्वचा मीन्स कि आपकी त्वचा पे, आपकी चमड़ी पे मुख्यतः सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं। कई बार आपका तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है वो सही से काम नहीं करता है, वो भी कंप्रोमाइज्ड हो जाता है इस वाली बीमारी में। देन 6 नंबर पे है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कारक जो है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। प्रभावित अंग इसका जो इसका मुख्यतः मनुष्य का श्वसन तंत्र और गला होता है। प्रसार में इसका मतलब किन किन माध्यमों से फैलता है, तो उपयुक्त सारे होते हैं मुख्यतः। 6 नंबर पे अगर हम देखें, 7 नंबर पे देखें टिटनेस। टिटनेस का जो कारक है क्लास्ट्रोडियम टिटनी। इसका ये नर्वस सिस्टम को फेल कर देता है। नर्वस सिस्टम इसके अगर किसी के कोई व्यक्ति टिटनेस से प्रभावित होता है तो नर्वस सिस्टम उसका ख़राब हो जाता है। इसका मुख्यतः जो ट्रांसफ़र मीडियम है, मीन्स कि इन्फेक्शन का रीज़न है, कॉज है, दैट इज़ कि जंग लगे लोहे से कट जाना। मतलब जहाँ पर जिस लोहे पे जंग होती है वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे ये बैक्टीरिया बैठा होगा पहले से घात लगा के, कि कोई आए और हम उसको प्रभावित कर दें। अब 8 नंबर पे देखते हैं प्लेग। प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस होता है बेसिकली जो कारक है, कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है दैट इज़ यर्सीनिया पेस्टिस। प्रभावित अंग इससे नर्वस सिस्टम जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, वो ख़त्म हो जाता है एक तरीके से, वो पूरा प्रभावित होता है। और ये मुख्यतः बिच्छुओं के माध्यम से फैलता है। हवा, पानी, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं और इसमें बिच्छू एक नया शब्द जोड़ के आप पढ़ सकते हैं इसको। साथियों, इस पूरे वीडियो को, अभी जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ और अभी जो आप पढ़ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हमने इसके एंड में कुछ क्वेश्चन जोड़े हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके बाद हमें उसको भी पढ़ना है, मीन्स कि हमें क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। तो आप अगर ध्यान देंगे तभी उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। अब देर न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन जो 9th नंबर इसका डिजीज़ है, दैट इज़ whooping कफ, या हम इसको काली खांसी भी कहते हैं। काली खांसी का जो कारक है वो बोर्डेटेला पर्ट्यूसियस, बोर्डीटेला, आप इसको ऐसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, बोर्डीटेला पर्ट्यूसियस। ये मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र से अगर जुड़ा हुआ है तो इसमें एक जो कॉमन चीज़ आपने देखी होगी अब तक, वह हवा होती है, क्योंकि हवा, श्वसन तंत्र मुख्यतः हवा से जुड़ा होता है, तो इसका माध्यम भी हवा होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंथ्रैक्स होता है। एंथ्रैक्स थोड़ा सा नया वर्ड है, आपके लिए हो सकता है आपने ना सुना हो या सुना हो। तो इसका जो कारक होता है वो बैसिलस एंथ्रासिस होता है। यह भी त्वचा और फेफड़े और आंत को प्रभावित करता है। त्वचा, आंत, फेफड़े। अब इसमें अगर फेफड़े आ गए तो हवा के माध्यम से हो गया, त्वचा हो गया तो जानवरों से मुख्यतः संक्रमण फैलता है। अगर कोई आपके जानवर में बेसिकली बैक्टीरिया होता है, जानवर की स्किन पे, बालों में, तो आप उसके पास में जाते हैं तो पॉसिबिलिटी हैं। मुख्यतः जो ऊन से, मांस से जानवरों के संपर्क में आते हैं तो उनको ये एंथ्रैक्स हो जाता है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, हम उनको देखेंगे कि हमने कुछ क्वेश्चन डाले हैं इसमें, जिससे कि आपने अब तक क्या सीखा उन पे हम देखेंगे। जैसा कि आप देखेंगे काली खांसी का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आपको इसमें ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लस्ट्रोडियम टिटनी, बट हमने इसमें ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी टिक कर रखा है, तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको जल्दी रिवाइज हो जाए और आप भूलें ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का है टिटनेस के कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो क्लस्ट्रोडियम टिटनी। क्वेश्चन नंबर 3 किस बैक्टीरिया के कारण हैज़ा होता है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, वेब्रियो कोलरा। क्वेश्चन नंबर 4 है किस बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इस टाइप से आप देख सकते हैं SSC CHSL 2021 का प्रश्न है ये। कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसे नहीं है कि खुद से बनाया है या एग्ज़ाम्स में नहीं आता है,
आप इन क्वेश्चन से लेवल डिफ़ाइन कर पाएंगे, जो हमारा कंटेंट है उसका लेवल क्या है। तो आपसे अनुरोध है कि इस टाइप के वीडियोस को और भी सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को हिट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस कंटेंट का, इस एफ़र्ट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ। और इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद सिर्फ यही है कि अगर जो लोग एफ़र्ट नहीं कर सकते किसी प्रकार के कोर्स का, जिनको कंटेंट लगता है कि कहाँ से लें, तो उनके लिए एक समराइज़ कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे इस कंटेंट से किसी एक बच्चे का एक प्रश्न भी सही हो रहा है एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो हमारी मेहनत सारी सफल हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कंटेंट को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अपने शेयर करें जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इस कंटेंट का कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे, और सबको पता होगा कि इस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट लगता है। मीन्स कि पहले कंटेंट पढ़ना होता है, फिर उसमें से जो रेलेवेंट है वो आपको निकाल के देना, एक्सट्रैक्ट करके देना। इट्स अ नॉट ईजी टास्क, बट वी आर डूइंग बिकॉज़ हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है हेल्प करके लोगों की। तो आप सबसे अनुरोध है कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टीबी का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है, मतलब टीबी रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आप सबको याद होगा, हमने पता भी रखा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऐसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टीबी को हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। टीबी को ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहते हैं। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि टीबी जो मुख्यतः होगा वो किससे होगा, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया से होता है। तो जैसा कि कुष्ठ रोग को हम क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग का जो दूसरा जो एक साइंटिफिक नाम है हम कह लें, दैट इज़ लेप्रोसी। लेप्रोसी का मेनली अब जहाँ पे ये वर्ड आएगा वही हमारा आंसर होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिप्थीरिया का कारण, मतलब डिप्थीरिया किस रोग के किस जीवाणु के कारण होता है। तो कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किस बैक्टीरिया के कारण गैंग्रीन होता है। गैंग्रीन एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है आजकल हर किसी को बीमारी हो जाती है गैंग्रीन की। तो इसका जो आप आंसर याद रखेंगे, दैट इज क्लस्ट्रोडियम परफ्रेंजिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस बैक्टीरिया के कारण ब्रूसेलोसिस होता है। तो इसका सही जवाब आप देख पाएंगे विकल्प नंबर 1, ब्रुसेला। तो जहाँ भी ब्रुसेला आए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एवरी टाइम यू हैव टू सेलेक्ट द ब्रुसेला। क्वेश्चन नंबर 10, हैजा के लिए मुख्य लक्षण क्या है। तो इसमें उल्टी और दस्त होता है मुख्यतः। जो बीमार मरीज होता है उसको उल्टी दस्त होगा, उल्टी और दस्त। इंडाइजेशन समटाइम्स, इसमें पेट दर्द भी हो सकता है। पेट दर्द मतलब पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, पेट से जुड़ी हुई शिकायतें पेशेंट को हो सकती हैं। बार बार डिहाइड्रेशन हो सकता है इसको। ये चीज़ें हैं हैजे से जुड़ी हुई मुख्य लक्षण इसके। धीरे एक टाइम के बाद बुखार भी आता है, बट हमारा मुख्य लक्षण पूछा है सवाल में, तो पहला जवाब हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए। काली खांसी के संक्रमण का मुख्य तरीका क्या है। अभी हमने बताया खांसी मतलब हवा, खांसी मतलब फेफड़े संबंधित बीमारी है, और जितनी भी फेफड़े संबंधित बीमारियां हैं उनका सबका मुख्य स्रोत जो होगा वो हवा होगा। हवा में बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, तो जो संक्रमित लोग होते हैं, संक्रमित लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपने बैक्टीरिया हवा में भेज रहे हैं। तो इसलिए जो लोग संक्रमित हैं वो कृपया मास्क लगा के रखें। तो इसका मुख्य कारण होगा हवा। किस बैक्टीरिया के कारण पेट के संक्रमण होते हैं। अब पेट के जितने भी संक्रमण होते हैं ऑलमोस्ट तो सारे बैक्टीरिया से होते हैं। इसीरिचिया कोलाई, इसको ई कोलाई नाम से भी जाना जाता है। आप बुक्स में बहुत सारी इसको ई कोलाई नाम से लिखा होगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी हमने पढ़ा, निमोनिया भी हो सकता है। फिर बैसिलस सेरसस,
तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैजा का मुख्यतः संक्रमण मुख्यतः किस माध्यम से होता है? हैजा मतलब पेट की बीमारियाँ। पेट की बीमारियाँ जितनी भी होंगी वो सब पानी से संबंधित होंगी, खाना पानी। तो हमें क्या इसमें विकल्प में क्या दिख रहा है? पानी। तो पानी सही करना है। टाइफाइड बुखार का मुख्य कारण बैक्टीरिया कौन सा है? तो साल्मोनेला इंटेंसिया। साल्मोनेला इंटेंसिया। क्वेश्चन नंबर 15, कुष्ठ रोग का संक्रमण कैसे होता है? तो इसका पहला सही जवाब है शारीरिक संक्रमण से। अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से संक्रमित है तो उससे अगर आप टच में जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी वो संक्रमण हो जाएगा। एंथ्रैक्स का संक्रमण मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है? पहला ऑप्शन है संक्रमित पानी, बी संक्रमित जानवर, सी हवा और डी खाद्य पदार्थ। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में सवाल आया है ये। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका संक्रमित जानवर। जैसा कि हमने बताया कि जानवर होते हैं ताकि उनसे जो है उनका ऊन से, अगर जानवर के मतलब जैसे भेड़ हो गई, भेड़ से ऊन निकाली, ऊन में भी पॉसिबिलिटी है कि एंथ्रैक्स का जो बैक्टीरिया है वो अवेलेबल रह सकता है। तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, काली खांसी का बैक्टीरिया? तो बॉर्डेटेला परट्यूसियस। क्वेश्चन नंबर 18 है, हैजा का प्रमुख लक्षण? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट फिर भी हमें इसको ध्यान देखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए रिपीट हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी में आप देख पाएंगे 2021 में। इसका जो मुख्य कारण है वो है उल्टी दस्त। इसमें लिखा है बट एक जगह आपने देखा था तो इसमें इसको कुछ और नाम से दिया गया था। बट हमें याद रखना है कि जब भी उल्टी दस्त या डिहाइड्रेशन होता है तो वहाँ पे हैजा प्रमुख होने के चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस बैक्टीरिया के कारण जल जनित रोग होते हैं? अब ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये सारे जल में पाए जाते हैं, जितने भी हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी, इशेरिचिया कोलाई, वाइब्रियो कॉलरा, जिसको हम जो हैजा के लिए जिम्मेदार होता है, ये हैजा के लिए जिम्मेदार हो गया। ये हो गया टाइफाइड के लिए। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं जिम्मेदार हैं पानी के लिए, पानी से ही मतलब पानी में पाए जाते हैं सब। तो इनका हम ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? मुख्य लक्षण आरआरबी एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसका जो मुख्य लक्षण है चकत्ते और त्वचा पर धब्बे, और नर्वस सिस्टम भी एक टाइम पे जो हमारा न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम है वो भी थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो त्वचा, स्किन से रिलेटेड है, त्वचा पर धब्बे हो जाते हैं। आप चाहोगे तो इसमें जो है पिक्चर सिंपली गूगल पे प्लेस करके देख सकते हो कि ये किस टाइप की बीमारी है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसी के साथ आज का ये आखिरी सवाल था और हमें उम्मीद है कि आपको इससे बेहतर लाभ होगा जैसे ही आप सारा वीडियो देखेंगे। बट आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आपके जो 20 क्वेश्चन हैं इनको आप सही से लगा पाएँ। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, बिकॉज़ यहाँ पे हम कोई पेड कंटेंट लेके नहीं आ रहे हैं और आप इसमें जो है अपने एग्ज़ाम्स में इस टाइप के वीडियोस को देख के जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। इसी के साथ धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।